नमस्ते। कक्षा 10वीं की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी संयुक्त इस विषय की हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक में से एक हास्य व्यंग्यात्मक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सफ़र का साथी और सिरदर्द। लेखक है रामनारायण उपाध्याय। लेखक रामनारायण उपाध्याय जी का जन्म 2 मई 1918 को मध्य प्रदेश में खंडवा में हुआ। वे स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार हैं। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आपकी व्यंग, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्ताज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। मतलब लेखक ने अलग अलग प्रकार की रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य लोक भाषा और अलग अलग जगह बोली जाने वाली बोली भाषाओं के विकास के लिए कार्य किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कराती फाइलें ये व्यंग संग्रह है। मृग के छौने निबंध संग्रह है। हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़ियाँ लोक साहित्य है। जिन्हें भूल न सका यह संस्मरण है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने रेल यात्रा के दौरान दिखने वाले प्राकृतिक मनोरम दृश्य का वर्णन बड़ी ही सुंदरता से करते हुए साथ में यात्रा करने वाले साथी किस तरह धीरे धीरे सिरदर्द का कारण बनते जाते हैं, इस पर करारा व्यंग्य भी किया है। रेल यात्रा में मांगकर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य करते हुए लेखक ने यह संदेश भी दिया है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। हम सब कभी न कभी किसी न किसी जगह का सफ़र करते ही हैं। किसी को शोरगुल पसंद है तो किसी को अकेले सफ़र करना अच्छा लगता है। लेखक को भी अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। चलिए लेखक के ऐसे ही एक रेल सफ़र के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हों उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर हैं उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। पहली बात तो यह है कि लेखक को अकेले यात्रा करना अच्छा लगता है और कल्पना में डुबकी लगाना मतलब ख्यालों में खो जाना उन्हें पसंद है। और साथ ही बढ़ती हुई रेल के साथ साथ जो वृक्ष पीछे छूटते जा रहे हैं उनका साथ निभाना उन्हें बड़ा मज़ेदार लगता है। साथ निभाना माने साथ देना। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। अगर आसपास कोई यात्री बैठा है और इनकी तरफ देख रहा है तो वो भी इनको पसंद नहीं। निगाह चुराना माने नज़र की हरकत पर निगरानी रखना। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ। एकटक निहारना माने बिना पलक झपकाए देखते रहना। किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ। नाक भौं सिकोड़ना माने नाराज़ी दर्शाना। और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे मुझे कतई पसंद नहीं। माने लेखक को अपने आसपास कोई लोग हैं और उन पर अगर निगरानी रख रहे हैं तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। अब यहाँ पर लेखक ने कहा है कि कई बार ऐसे हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देख रहे थे वे। मनोरम माने मन को लुभाने वाला। और ऐसे में अचानक उनकी दृष्टि जो है, उनकी नज़र जो है किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है और तभी वो सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य जो है वो गायब हो जाता है नज़रों से और वे सोच में पड़ जाते हैं कि वे आखिर देख क्या रहे थे। तो अक्सर लेखक के साथ ये ऐसे बात हो जाती थी। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे एक सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। अब चौपट हो जाना मतलब नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना। लेखक ने यहाँ पर कहा है कि सफ़र में नदी किनारे का सौंदर्य निहारते रहते हैं वो। निहारना माने गौर से देखना। और उसी वक्त रास्ते में पहाड़ी आ जाती है और सारा दृश्य जो है वो नष्ट हो जाता है।
वैसे ही जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, माने छोटा सा कंकड़ आ जाए और आंखें बंद हो जाती है, वैसा ही हाल यहाँ पर हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कई बार उच्च आकाश में माने ऊंचे आसमान में पक्षियों के साथ साथ अनंत, आसमान को अनंत कहा गया है जिसका अंत नहीं है, और ऐसे आसमान के ओर छोर को उनका मन नापना चाहता है। और उसी वक्त रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब मन जो है वो लाचार हो जाता है। मन को ऐसे लगता है जैसे उस गुफा में से कोई सुरंग, माने जमीन के नीचे से कोई नया मार्ग बनाया गया है और जिसमें वो मन जो है उस सुरंग में से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंदी हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर न जाए। अब यहाँ पर लेखक ने दो तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया है। एक तो बस की यात्रा उनको बिल्कुल पसंद नहीं, और एक तरह के लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे कितने भी प्रश्न पूछें वो केवल हाँ हूँ में जवाब देंगे, मुंह लटका कर बैठेंगे। जैसे लगता है कि किसी की रूठी हुई पत्नी जो है वो कैसे मुंह सीधे मुंह बात नहीं करती, उसी तरह। और दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं कि आप चाहे या न चाहे, आप सुनो या न सुनो, लेकिन वो अपनी बात सुनाते रहेंगे, अपनी बात बताते रहेंगे जब तक दोनों में से एक यात्री कोई उतर न जाए। मतलब इतने बातूनी होते हैं। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करना उन्हें ज़्यादा पसंद है। सुपरफास्ट ट्रेन सभी स्थानकों पर नहीं रुकती, इसलिए उसकी तुलना जो है एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह चलने वालों में की गई है जो अपनी बराबरी वालों की उपेक्षा कर माने उनकी तरफ ध्यान न देते हुए बड़ों से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्सप्रेस जो है वो एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबके साथ मित्रता का व्यवहार भी करती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे मित्र को विदा कर रहा हो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हों। पुराने ज़माने में ना शीशे वाला डिब्बा रहता था जिसे बाइस्कोप कहा जाता था और जिसके अंदर आप झांक कर देखो तो अलग अलग रंगीन चित्र दिखाई देते थे। तो लेखक को रेल की खिड़की से बाहर झांकने पर वही अनुभव प्रतीत हो रहा था, लेकिन कोई देखने दे तब तो। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मतलब अखबार आपका, लेकिन सामने की सीट वाला यात्री आकर उस अखबार को लेने की इजाज़त मांगेगा। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब यहाँ पर लेखक ने सफ़र में समाचार पत्र की स्थिति कैसी होती है और सफ़र में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात की है। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर माने आलस दिखाते हुए उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए माने बिल्कुल ही अव्यवस्थित ढंग से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो। देखते ही देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे।
मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। यहाँ पर लेखक ने सफ़र में समाचार पत्र से होने वाले उपयोगों के बारे में बताया है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। अब इस परिच्छेद के आधार पर आपको कुछ कृतियाँ दी गई हैं, जिनमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने परिच्छेद में ढूंढकर लिखने हैं। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है वे शब्द जिनके उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर शब्द आया है उत्तर। इसका एक अर्थ आता है उत्तर दिशा और दूसरा अर्थ आता है प्रश्न का जवाब। दूसरा शब्द आया है पत्र। पत्र इस शब्द का एक अर्थ आता है पेड़ पौधों का पत्ता, दूसरा अर्थ आता है हम संदेश लिखकर भेजते हैं वो पत्र, और तीसरा अर्थ आता है समाचार पत्र। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सहयात्रियों से परेशान होकर जब वे आराम करना चाहते थे, तब ही उन पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। कहाँ तक चल रहे हैं? भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है? पहले तो 4 बजे पहुँचती थी। इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों की बौछारें उन पर होने लगी। साथ ही ऑटो वालों से पीछा छुड़ाकर कैसे टेम्पो से जाया जा सकता है, इसके बारे में भी सलाह दी गई। लेखक ने यहाँ पर उस व्यक्ति का वर्णन किया है कि बिना वजह के ही प्रश्न पर प्रश्न पूछता रहता है और ऐसे लोगों से लेखक बहुत परेशान होते हैं। उसकी बातों से तंग आए लेखक चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गए। अब चुप्पी साधना माने कुछ भी न कहना और निश्चल बैठना माने स्थिर बैठे रहे। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। उसने पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? लेखक तो मीटिंग में जा रहे थे। तो सहयात्री ने अपने बारे में सारी जानकारी बता दी कि वे वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं, सरकारी क्वार्टर में बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शंटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। अब यहाँ पर इस परिच्छेद में रेल विभाग संबंधित बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं। कोई कहेगा एटअप से आ रहा हूँ। अब शंटिंग माने गाड़ियों को किराने लगाना। 7 टाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आउटर माने बाहरी इलाका। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। मतलब मेल सवारी गाड़ी को रोकना पड़ता है और माल माने मालगाड़ी जो सामान लेकर जाती है उसे पास कराना पड़ता है, क्योंकि मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अब यहाँ पर लेखक ने हंसी मजाक तरीके से कहा है कि मालगाड़ी में अलग अलग प्रकार का सामान होता है तो जिसके खराब होने की आशंका रहती है, और मेल में सवारी गाड़ी में लोग बैठे रहते हैं तो बिगड़ने का सवाल ही नहीं आता है, क्रोधित नहीं हो पाते हैं। और अगर नाराज़ भी नहीं होता, क्या खाकर नाराज़ होगा? क्योंकि शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगेंगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। पूछताछ विभाग में काम करने वाले एक सहयात्री ने अपना अनुभव बताया। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? मैंने कहा, यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। तो यहाँ पर ये बात सामने आ गई है कि आरक्षण अगर आपके पास नहीं किया है, टिकट नहीं है आपके पास, तो यात्रा करना बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। आपको काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ता है। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है।
हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिकारत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वह जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है, वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। यहाँ पर लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जिनके पास टिकट नहीं है, आरक्षण नहीं है, वो भी वहाँ पर कंडक्टर से मिलीभगत करके, जुगाड़ करके अपना सफ़र तय कर लेते हैं। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होलडॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। इस तरह लेखक जो हैं वो सहयात्रियों से परेशान हो गए थे, बहुत थकान महसूस कर रहे थे और सिर दर्द भी हो रहा था और सिर दर्द की गोली खाकर वो लेटना चाह रहे थे। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे, ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगा कर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। अब जेब गरम करनी है माने उन्हें तो पैसा कमाना है। और अक्सर रेल स्थानकों पर पदार्थों के बारे में ये इस तरह की बातें होती हैं। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? अब पैतृक मतलब आपके पिता से संबंधित है या अपने घर परिवार में आपको ही है ये बीमारी? मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? बिना सिर पैर की बातें करना मतलब व्यर्थ की बात करना। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं, सही कहते हैं आप। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था, मैं खुश हो रहा था। लेकिन जब से हम सफ़र सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। मतलब लेखक ने हम सफ़र यात्री के बार बार सिर दर्द का कारण पूछने पर उसे बता दिया कि वे सिर दर्द से परेशान नहीं हैं, बल्कि हम सफ़र यात्रियों के सवालों से परेशान हैं। इस तरह लेखक ने इस पाठ में बताया है कि कभी कभी हम सफ़र यात्रियों की वजह से वे बेहद परेशान हो जाते हैं और अपनी यात्रा का आनंद नहीं उठा पाते। साथ ही उन्होंने कई बुराइयों पर भी प्रकाश डाला है। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपकी समझ में आ गया है। इस पाठ से संबंधित शब्द संसार में दिए गए शब्द, मुहावरे एवं उनके अर्थ भी आपने लिखने हैं। साथ ही स्वाध्याय में दी गई कृतियाँ भी करनी हैं। धन्यवाद।